हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर के बारे में। आखिर कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज मणिपुर में दंगे हो रहे हैं और मणिपुर में आज ये स्थिति है कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, सेना को भी बुलाना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आज ये स्थिति आ गई है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या के पीछे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कारण होते हैं। अगर हम इन मुद्दों को देखें, इन समस्याओं को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो इसकी जड़ें हैं वो कहीं न कहीं इसके पास्ट से बिलॉन्ग करती हैं। तो अगर हम पीछे जाएँ तो देखेंगे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 के पहले, उस समय मणिपुर में राजतंत्र हुआ करता था। उसके बाद जब देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जितनी भी यहाँ की रियासतें थीं, उनको ये ऑप्शन दिए गए कि आप चाहें तो आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप भारत में आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप अपना एक ऑटोनॉमस स्टेट बना सकते हैं। मणिपुर ने 1947 में इलेक्शन करवाए अपने यहाँ और वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था ऐसा रिजल्ट आया कि संवैधानिक राजतंत्र होगा। लेकिन जब 1948 में सारी रियासतों का विलय हो रहा था, तो मणिपुर का भी भारत में विलय कर लिया गया। अब जब भारत में मणिपुर का विलय कर लिया गया, तो वहाँ के लोगों के मन में यह भावना आ गई कि कहीं न कहीं भारत ने उसके साथ अन्याय किया हुआ है और भारत ने उस पर जबरन कब्ज़ा किया हुआ है। एक रीज़न तो ये था सबसे बड़ा। थोड़ा और पीछे जाएँ, तो हम देखेंगे कि मणिपुर जो है वो हिली स्टेट है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पर क्या हुआ जब अंग्रेज़ी अपना शासन कर रहे थे और ज़्यादा पीछे जाए तो देखेंगे पुर्तगालियों के समय से ही ये था कि उन लोगों का जो मेन मोटिव रहा करता था वो रहता था कि किसी न किसी तरीके से धर्म परिवर्तन किया जाए, एल्योरमेंट दिए जाए, उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, मॉनेटरी बेसिस के तहत में किसी न किसी तरीके से उनका धर्म परिवर्तन करा लिया जाए। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, वहाँ पर आप देखेंगे जो धर्म परिवर्तन की दर थी वो बहुत ज़्यादा थी और वहाँ के जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनका अंग्रेज़ी सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। एक मुद्दा ये था। धीरे-धीरे हम लोग जाएँगे तो देखेंगे कि कैसे चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। उसके बाद जब 1948 में जब मणिपुर का भारत में विलय कर लिया गया, उस समय इमीडिएट उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। उसको प्रिंसली स्टेट का दर्जा पहले दिया गया था, उसके बाद में उसको धीरे-धीरे जब राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और वहाँ पर अफ़ास्पा भी लगा 80 के आस-पास में मणिपुर बहुत आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया। वहाँ पर ऐसे ग्रुप बन गए जो भारत में मणिपुर के विलय का विरोध कर रहे थे। और उनका मानना ये था कि मणिपुर को एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया जाए, एक मुद्दा ये था। दूसरा ये मणिपुर की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो ऐसी है। जो मणिपुर है, वो ऊपर नागालैंड से घिरा हुआ है, नीचे की साइड उसमें मिज़ोरम है और वेस्ट की साइड उसमें असम है। इसके अलावा एक साइड म्यांमार से उसकी सीमा जुड़ती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी मणिपुर की म्यांमार के साथ जुड़ती है। मणिपुर की अपनी इंटरनल समस्या होने के साथ-साथ जो नागालैंड है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, जो नागालैंड को एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं और ग्रेटर नागालैंड के कुछ पार्ट ऐसे हैं, जो मणिपुर के हिस्से में आते हैं। इस वजह से वहाँ पर भी विरोध होता रहता है इन सब रीजन की वजह से, एक रीजन ये है। उसके अलावा अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर हो क्या रहा है। अभी रिसेंट के घटनाक्रम कुछ ऐसे हुए हैं कि मणिपुर का जो हाई कोर्ट है उसने ये आदेश दिया कि जो मणिपुर का सबसे मेजॉरिटी का ग्रुप है माइती समुदाय, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए। अब इसमें समस्या क्या है अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए तो मणिपुर के जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो ये है कि मणिपुर में लगभग 53% माइती समुदाय है और 42 से 44% के आसपास कुकी और नागा और मुस्लिम इत्यादि जितनी भी जनजातियां हैं उनको भी पार्टीशन है उनका 42% वो सारे आते हैं, यानी जो 53% पार्ट है वो माइती समुदाय का है और बाकी पार्ट में सारे लोग आते हैं। तो एक तो माइती समुदाय जो है वो मेजॉरिटी में है और जो माइती समुदाय है उसको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, यानी एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। अब एसटी का दर्जा जिनको संवैधानिक रूप से दिया गया है, अब अगर माइती समुदाय जो कि सबसे बड़े ग्रुप से वहाँ बिलॉन्ग करता है, अगर उसको भी एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो कुकी और जो नागा समुदाय के लोग हैं उनको ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारी सुविधाओं के हिस्से से उनको हिस्सा काट करके दिया जाएगा और फिर अगर सभी को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो फिर रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं रहेगा। एक कंडीशन ये है। अब दूसरे मुद्दे में आते हैं। जैसा कि हमको पता है कि जो मणिपुर है उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ये है कि मणिपुर एक हिली स्टेट है, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है। लगभग 90% मणिपुर का पार्ट ऐसा है जहाँ पर पहाड़ है और 10% पार्ट वैली वाला एरिया है जहाँ पर मणिपुर की राजधानी इम्फाल और इस टाइप के जो सिटीज़ हैं वो रहते हैं। मणिपुर में एक लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट है, उसके हिसाब से क्या है जिनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है केवल वही लोग हिली एरिया में रह सकते हैं और जिनको एसटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है उनको वैली एरिया में रहना होगा। अब जो 53% पॉपुलेशन जिनकी है वो केवल हिली एरिया में रह सकते हैं, जबकि 40% जिनकी कम पॉपुलेशन है उनके पास ज्योग्राफिकल एरिया 90% है। तो एक तो एरिया कम है, इसकी वजह से माइती समुदाय और जो कुकी हैं, नागा समुदाय, इनके बीच में विरोध होता रहता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा ये है
कि जो माइती समुदाय है, उसका जो राजनीतिक वर्चस्व है, वो मणिपुर में बहुत ज़्यादा है। मणिपुर की जो विधानसभा है वो 60 सदस्यीय है, जिसमें से लगभग 40 सदस्य जो हैं वो माइती समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं और 20 सदस्य बाकी समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं। तो राजनीतिक वर्चस्व जो है वो माइती समुदाय के पास है। तो जो नागा और कुकी समुदाय या जो अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको ये लगता है कि ये लोग पहले से ही बहुत अच्छी कंडीशन में है, राजनीतिक रूप से भी इनका बहुत वर्चस्व है, इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से भी ये मजबूत है। अब अगर इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का भी दर्जा दे दिया जाएगा, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेनिफिट मिल सकते हैं, जो हम लोगों को अभी मिल रहे हैं, वो माइती समुदाय को मिलने लगेंगे। अब आते हैं एक दूसरे अगर तरीके से देखें तो। दूसरा ये है कि जो मणिपुर है, उसकी जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है। इसी तरीके से जब पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हुए थे और बांग्लादेश बना था, तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था। माइग्रेशन इसी तरीके से मणिपुर की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है, म्यांमार से माइग्रेशन होता है मणिपुर में। जब माइग्रेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो माइग्रेशन होगा वो ज़्यादा जो होता है वो वैली एरिया की तरफ रहता है। वैली एरिया ऑलरेडी मणिपुर में जो है वो बहुत कम है, 10% के आसपास है। तो जब वहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, तो जो एरिया बहुत कम पहले से ही है वो और कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से माइती समुदाय को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक अभी कुछ दिनों पहले से ऐसा हुआ कि जो मणिपुर की गवर्नमेंट है, उसने ये कहा कि जो भी हिली एरिया में लोग रहते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ पर एन्क्रोचमेंट किया हुआ है, उनको ढूँढा जाएगा, उनको सर्च किया जाएगा और उनको वहाँ से हटाया जाएगा। और चूँकि जो हिल एरिया है, वहाँ पर मोस्टली शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एन्क्रोचमेंट नहीं किया हुआ है, हम लोग यहाँ पर सेटल हुए हैं। तो कहीं न कहीं सरकार के प्रति भी अ, जो उनका सोचने का नज़रिया है, वो दूसरी तरीके का है। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो इनको लगा कि हमारे संवैधानिक जो अधिकार है, उसका हनन हो रहा है और एक तरीके से जो हमारे जो संवैधानिक बेनिफिट्स हमको मिले हुए हैं बाय रिजर्वेशन, अगर वो सभी को बाँट दिए जाएँगे तो जाएगा तो हमारे हिस्से से ही। अगर इन सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए, तो हम देखेंगे कि कहीं न कहीं ये जो समस्या है, ये राजनैतिक रूप से भी है। पास्ट में कुछ गलतियाँ ऐसी हुई जो आज सामने निकल के सामने आ रही हैं। उसके बाद सामाजिक रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये माना जाता है कि जो मेजॉरिटी में ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप के साथ अन्याय करता है, सामाजिक रूप से उनका उस तरीके से स्वागत नहीं होता, सामाजिक रूप से तटस्थता बरती जाती है या सामाजिक रूप से उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। आर्थिक रूप से वो एसटी समुदाय इतना मजबूत नहीं है, एक समस्या ये है। दूसरा मैंने आपको बताया एन्क्रोचमेंट वाली समस्या। तीसरी समस्या जो इल्लीगल तरीके से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो एरिया है वो कम पड़ता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की समस्याओं की जड़ हैं। अभी 1 दिन पहले ही सुनने में आया कि जो कुकी-जोमी समुदाय की जो महिलाएँ हैं, उनके साथ अत्याचार किया गया, बहुत विभत्स तरीके से उनके साथ चीज़ें आई। कुछ शब्दों को बोला भी नहीं जा सकता है, ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी जो घटनाएँ होती हैं, वो मेजॉरिटी ग्रुप के प्रति संवेदन जो हीनता है, उसको प्रकट करती हैं। अब इसमें आगे किया क्या जा सकता है, इस पर भी बात करते हैं। देखिए, जो चीज़ें हो रही हैं कहीं न कहीं उसमें सरकार जो है, उस तरीके से नहीं पेश आ पाई है, जिस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो सरकार है, उसको जो बाकी समुदाय हैं, उनके प्रति अपने रवैये को परिवर्तित करना होगा। दूसरा, जो एक विश्वास की कमी है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप के बीच में, उसको फिर से बनाना होगा और ठीक इसी विश्वास की कमी जो सरकार के प्रति है, उसको भी सही करनी होगी। न्यायपालिका का जो रोल है, उसको सही तरीके से उसका पालन होना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं, जो सामाजिक रूप से लोगों का तिरस्कार होता है और राजनीतिक रूप से वो कम प्रभाव में हैं और आर्थिक रूप से वो उतने सबल नहीं हैं। अगर इन सारी चीज़ों को सही कर लिया जाए, तो कहीं न कहीं चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन अब ये ऐसी समस्याएँ तो है नहीं कि एक दिन में सही हो जाए। इसके लिए और क्या करना चाहिए? इसके करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होना चाहिए। जो इस टाइप की जो घटनाएँ होती हैं, जिसकी वजह से सरकार के प्रति लोगों के मन में विश्वास कम होता है या न्यायपालिका के लिए जो विश्वास है वो कम होता है, तो ऐसी घटनाओं पर तुरंत लगाम कसनी चाहिए। जैसे अ, त्वरित निर्णय होना चाहिए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब क्रिएशन ऐसा होना चाहिए कि लोगों के मन में ऐसा हो कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। और इसके साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि वहाँ की जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो अगर चेंज हो रही है तो उस पर किस तरीके से लगाम रखी जाए। देखिए, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब रिसोर्स कम होंगे और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कहीं न कहीं समस्या आएगी। अगर वैली एरिया में जगह कम पड़ रही है, लोगों को रहने के लिए जगह कम है, तो सरकार को इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए और कोई एक अ, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो सारे ग्रुपों के लिए सही हो। वो माइनॉरिटी ग्रुप के लिए भी सही हो और वो मेजॉरिटी ग्रुप के लिए सही हो, क्योंकि ओवरऑल होता ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर सभी का हक होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए, ये सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को सही तरीके से समन्वित तरीके से इस पर अगर क्रियान्वयन किया जा सके तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अब इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा रीज़न आ रहा है, वो ये है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, वो एक बहुत छोटे से बॉर्डर के थ्रू इंडिया से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं।
अब अगर कोई भी ऐसी समस्या होती है जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो जो जुड़े हुए हैं उनके कहीं न कहीं बॉर्डर म्यांमार से जुड़े हुए हैं, ऊपर चाइना से जुड़े हुए हैं और इस टाइप के जो भी एरिया हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई समस्या होती है या भारत पर कोई भी सामरिक दृष्टि से कोई समस्या आती है, तो जो भी बाहरी शक्ति होगी उसका सबसे पहले प्रयास होगा कि किसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को काट दिया जाए, क्योंकि वो चिकन नेक मुश्किल से 30 किलोमीटर का एरिया है जिसे काटा जाए। अभी अगर आप पास्ट में देखें तो डोकलाम विवाद हो रहा था। डोकलाम के विवाद में भी जो मेन जड़ था वो उसी एरिया वाले में था, जो चिकन नेक वाला एरिया था। तो अगर आप देखें अभी कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए थे कि मणिपुर के कुछ लोगों के पास AK-47 पाई गई, इस टाइप की गन पाई गई। तो इस पर भी सरकार को विचार करना पड़ेगा कि आखिर क्या कहीं इसका कोई एक ऐसा एंगल तो नहीं है कि उनको हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे अव्यवस्था हो, अनार्की फैले, इस टाइप की चीज़ें हों। इस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो चिकन नेक वाला मुद्दा है या जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो सामरिक दृष्टि का मुद्दा है, ये भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।